यस स्टार्टेड ना। हाँ सर स्टार्टेड है। ओके सर। अच्छा देखो, आज का ये जो क्लास है ना, ये वाला क्लास बेसिकली मैंने एक्स्ट्रा दिया बिकॉज ये का इकोनॉमिक्स सिलेबस थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है और किसी किसी का सामने एग्जाम भी है। कुछ टॉपिक बाकी भी है उन लोगों का, और जिन लोगों का बाद में है वो लोग भी कर लो। ठीक है, तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो एक बार मैंने स्टार्ट किया था बीच में, बट बीच में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को कुछ दिन के लिए ऑफ कर दी, तो फिर से मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज एक टॉपिक कराऊंगा सर आप सबको। टॉपिक का नाम है पब्लिक फाइनेंस। क्या टॉपिक का नाम है सर? पब्लिक पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस होता क्या है? हाँ सर, यस, पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक फाइनेंस जैसे बोलो सर। ये टॉपिक का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो पब्लिक है ना, सरकार जो है, सरकार गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से जुगाड़ करते हैं मेनली? ठीक है, गवर्नमेंट पैसा जुगाड़ कहाँ से करता है, दैट इज द मेन थिंग। यस सर। तो सरकार पैसा कहाँ से जुगाड़ करता है? देश चलाने के लिए बहुत पैसे चाहिए होता है इसको। ठीक है, फाइनेंस का मतलब ऐसे नॉर्मली आप लोगों का जो इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल में एक पेपर ऐसे भी आता है, इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन उठता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली क्या चेक करते हैं? कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम देखते हैं, उसमें कंपनी को पैसा कहाँ से मिलेगा ये देखा जाता है। ठीक है, और हम लोग इकोनॉमिक्स में ये जो टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वही सब पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन ये है कि अल्टीमेटली देश चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत पैसा जरूरत होता है, और वो पैसा का जुगाड़ करने को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस का। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लिया। अच्छा, ऑनलाइन में भी हो चुका है। ओके, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना सर सबको? प्लीज एक बार मुझे बताओ। यस सर ठीक है, इस पे देखो पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस मैंने पब्लिक के लिए, पब्लिक को चलाने वाला कौन होता है? गवर्नमेंट। ठीक है, पब्लिक को चलाने वाला है गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, जिसमें हमारे देश में नॉर्मली फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट चलता है। क्या स्ट्रक्चर? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सेंट्रल भी रहेगा, हाँ हाँ, सेंट्रल भी रहेगा, स्टेट भी रहेगा। सेंट्रल को भी पावर मिलेगा, स्टेट को भी पावर मिलेगा, बट सेंट्रल को पावर थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल को पावर थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, मतलब जहां पर देश का मैटर आ जाएगा वहां पर स्टेट बात नहीं करेगा, वहां पर सेंट्रल बात करेगा। ठीक है, स्टेट अपना डिसीजन ले सकता है बहुत सारी चीजों में, लेकिन ऐसा कोई भी डिसीजन स्टेट नहीं ले सकता जो देश के हित में ना। नहीं समझा? स्टेट ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकता, शायद स्टेट को लग रहा है कि नहीं मेरे स्टेट के लिए ये सही है, बट वो कंट्री के लिए सही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली सर। तो जब उसको लगेगा कि, जब सेंट्रल को लगेगा कि ये भाई ये कंट्री के फेवर में नहीं हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ऑब्वियसली हस्तक्षेप कर सकता है। ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक अच्छा चीज भी है। ठीक है, बहुत सारे केस में हम लोग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत बाद में चिढ़ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है, ज्यादा चिढ़ के फायदा भी नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक पैसा नहीं देता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फाइनेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी हो, आज आपको ये सब बात समझना पड़ेगा कि सर ये जो पूरा देश का इकोनॉमी चलता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में ओवरऑल पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इसमें फिस्कल फंक्शंस, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ
सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। सेंटर को कहाँ से पैसा मिलता है? सेंटर माने अगर आज के डेट में समझाया जाए, सेंटर माने मोदी जी, स्टेट माने वेस्ट बंगाल में बात करें तो दीदी, ठीक है, ममता दीदी। दूसरे स्टेट में जैसे अपना अपना सबका है, ठीक है, हम लोग बंगाल में बात कर रहे हैं इसलिए थोड़ा दीदी का नाम ले लेते हैं, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन ये है कि सर ये सब तो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ सर, आगे ही बढ़ना है। आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली गवर्नमेंट का यूनियन बजट का एक साइट है, ठीक है, यूनियन बजट का। इसमें गवर्नमेंट रिलेटेड, बजट रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाता है। मैंने रिसेंटली यहाँ से एक चीज डाउनलोड कर रहा था आप ही लोगों को दिखाने के लिए। ये चीज शायद मैंने पहले भी कभी दिखाया होगा, हाँ, नॉर्मली किसी ना किसी क्लास में किसी ना किसी तरह से दिखाता ही रहता हूँ। देखो क्या नाम लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर क्या काम कर रहा है? पब्लिक फाइनेंस के लिए ही तो बना हुआ है। ये डिपार्टमेंट का जरूरत क्या है? जिसका हेड अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। हाँ, निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड बना हुआ है। तो इनका काम क्या है? इज द पर्सन, ठीक है। क्या लिखता है? विद द होल ऑफ नेशंस अप्रोच और सबका प्रयास, द कंट्री ओवरकम द चैलेंज ऑफ ए वंस इन ए सेंचुरी पैंडेमिक, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to पंच प्राण एंड लेट सॉलिड फाउंडेशन फॉर दी अमृत काल। ठीक है, अभी एक अमृत काल का सिचुएशन चल रहा है, मैंने गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया अमृत काल। इस अमृत काल का डिसीजन सही है कि इंडिया को 2047 के अंदर एक डेवलप नेशन बनाना, ठीक है, इसीलिए नाम दिया अमृत काल। ठीक है, ये टारगेट है करेंट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो देश को एक डेवलप नेशन बनाने के लिए हर किसी के पास पैसा होगा, हर किसी के पास काम रहेगा, हर किसी के पास एक रेस्पेक्टेड लाइफ रहेगा, तभी जाके एक डेवलप नेशन बन सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, करप्शन फ्री कंट्री होगा तब जाके ये संभव, पैसा का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, तब जाके संभव है। सही तरह से टैक्स का कलेक्शन एंड सही तरह से उस पैसे का यूटिलाइजेशन, तब जाके ये संभव हो, ठीक है। तो ये कोई मैटर ऑफ जोक नहीं है, ठीक है, इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा सर। सर वो सब तो ठीक है, बट हम लोग सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे? हाँ सर, वही चीज तो बताना है। कहाँ चला गया अभी जो डेटा निकाला था? इसमें आप एक चीज देखोगे, बजट एट ए ग्लांस, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये तो रिपोर्ट है सरकार का 2024-25 बजट का, जो इंटरिम बजट आया था ना, अभी वोट के बाद फिर से एक बजट आएगा सर। इसको बोलते हैं इंटरिम बजट क्योंकि ये रेगुलर रूटीन वाइज था। इसके बाद भी एक बजट होगा, जिसे हम लोग इंटरिम फाइनल बजट बोलेंगे जब इलेक्शन आज कंप्लीट होगा, बीजेपी का, बीजेपी आए कांग्रेस आए जो भी आएगा, उसका जो भी हेड बनेगा उसके बाद मिनिस्ट्री बनेगा, फिर वो लोग भी एक मास्टर बजट प्लान करेगा, फिर वो बजट आगे बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। इसमें आप एक चीज का ख्याल देखो कि रूपी गोज टू एंड रूपी कम्स फ्रॉम, रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज टू, कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पैसा जाता है, ठीक है। रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज टू, अगर इस बात का आपको समझ में आ जाए ना, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो फाइनेंस का जो टॉपिक है आप लोगों का, ये एक्चुअली इसी मुद्दे पे बना हुआ है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि अल्टीमेटली कंट्री का पूरा सिचुएशन जिस पे डिपेंड करता है। कि ये हम लोग जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि देश के पास कहाँ से पैसा आता है, ठीक है, इतना सारा लोगों का इकोनॉमी कैसे चलता है, पैसा का फ्लो कहाँ से होता है। जो जॉब नहीं करता, जो जॉब करता है, सबका इकोनॉमी इसी पे डिपेंड करता है। सर कैसे? जो जॉब नहीं करता है, मानो वो बिजनेस करता है, तो जो बिजनेस करता है उसको तो गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करता, तो फिर उसका इकोनॉमी गवर्नमेंट बजट से कैसे रिलेटेड हो सकता है? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप तो गवर्नमेंट के सैलरी से नहीं पालते आपका पेट। हाँ, बोलो। कॉर्पोरेट टैक्स है, पर सर जो टैक्स तो सर अगर हम बिजनेसमैन उल्टा टैक्स बिजनेसमैन है, भरता है। कहाँ है?
मैं क्वेश्चन किया कि जो गवर्नमेंट बजट है उसमें गवर्नमेंट जिन लोगों को सैलरी पे करता है उसमें तो जिनको सैलरी मिलता है उसको गवर्नमेंट का इनकम से सैलरी मिलता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो बिजनेस करता है उनको तो गवर्नमेंट सैलरी पे नहीं करता। मानो तुम बिजनेस करते हो, तुमको क्या सरकार पे करता है क्या? नहीं हाँ, नहीं नहीं करता है। नहीं करता है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट तुमको पे नहीं करता है तो फिर गवर्नमेंट बजट से तुम्हें क्या लेना है? बिजनेसमैन को क्या लेना है? हाँ बोलो सर, ऑनलाइन में कोई कुछ बोलोगे, बोलो। सर जैसे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो हमसे कुछ खरीदेगा ना। जो गवर्नमेंट में जो काम करता है वो हमसे तो कुछ खरीद ही रहा है ना। हाँ मतलब सही बात सही है। ऑनलाइन में बोल रहे सर कि शायद तुषार का आवाज है ये हाँ कि हाँ हाँ। हाँ तुषार का आवाज। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि सर जो बिजनेस करता है उसको गवर्नमेंट डायरेक्टली पे तो नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है वो तो गवर्नमेंट के बजट से डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट बजट ऐसा ठीक ठाक रखता है, पब्लिक के हाथ में ठीक ठाक खर्चा पेमेंट करता है, सैलरीड पर्सन को टाइम पे सैलरी देता है, तो बिजनेसमैन के पास कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ खरीदने ही तो आएगा। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली बिजनेसमैन को भी उसी से हेल्प हो जाता है। ऊपर से जब कोई पार्टी बैंक में जाके पैसा जमा करता है, जिनके पास एक्सेस पैसा है वो पैसा बैंक में जमा करेगा, फिर वही पैसा बैंक के थ्रू से बिजनेसमैन के पास लोन के रूप में जाएगा। फिर उसी पैसे से बिजनेसमैन लोन लेगा, लोन लेके कैपिटल खड़ा करेगा, कैपिटल को इन्वेस्ट करके बिजनेस करेगा, फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेसमैन भी उसी चीज से इनकम करेगा। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि नौकरी ना देने से सरकार काम नहीं कर रहा है। नहीं सर, सरकार नौकरी ना देने से भी सरकार काम कर सकता है। सबको नौकरी देना जरूरत नहीं है, सबको नौकरी देना जरूरी नहीं है। तो फिर सर जितना नौकरी डेवलप करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% लोग हैं 100% को नौकरी दे दो या 80% को नौकरी दे दो, नॉट नेसेसरी। 50% को नौकरी दो, 50% को नौकरी मत दो, लेकिन 50% को इतना पैसा दो। पॉइंट टू बी नोटेड, जो 50% को तुम नौकरी दे रहे हो उस 50% को तुम इतना पैसा दो ताकि इकोनॉमी में अंदर एक प्रॉपर मनी सर्कुलेशन बना रहे। और फिर बिजनेसमैन को इंफ्रास्ट्रक्चर दो, बिजनेसमैन को इंफ्रास्ट्रक्चर दो ताकि वो इजीली बिजनेस डेवलप कर पाए। अब उसका बिजनेस डेवलप हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में जो लोग इनकम कर रहा है वो अपना इनकम को खर्चा करने के लिए किसी ना किसी बिजनेसमैन के पास तो पहुंच ही जाएगा। क्या समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? सबको जॉब देना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ, हाँ जितना सस्टेन कर सकते, ऐसा थोड़ी है कि बिजनेस क्रिएट कर पाएगा, गवर्नमेंट खुद भी कुछ बिजनेस क्रिएट कर पाएगा तभी ना वो जॉब भी दे पाएगा। सो ये कोई बात नहीं कि मेरे फैमिली से कोई जॉब नहीं करता तो सरकार कुछ कर नहीं रहा है। सरकार इकोनॉमी में मनी का फ्लो ठीक ठाक कर दे, सबके हाथ में पैसा का ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन रहे, और इसके लिए प्रॉपर फाइनेंसिंग का जरूरत है। इसके लिए प्रॉपर फाइनेंसिंग का जरूरत है। तो यहाँ पर वही चीज है, रूपी कम्स फ्रॉम 24-25 बजट में रूपी कम्स फ्रॉम का डेटा देखो क्या बताता है। लेटेस्ट बजट है ये, इसमें बोलता है कि इंडिया में पैसा आता है। इससे पहले भी ये डेटा मैं दिखाया लेकिन इतना डिटेल्स में कभी बात नहीं किया क्योंकि अभी मौका मिला, टॉपिक यही है। ठीक है, इससे पहले भी मैं अकाउंटेंसी पढ़ाने के टाइम पे जीएसटी टैक्सेशन क्लास में जिन लोगों का टैक्सेशन वगैरह रहता है बोलता रहता हूँ। सर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, देखो 17% मिलता है कॉर्पोरेट टैक्स से। कॉर्पोरेट टैक्स माने कंपनी लेवल टैक्सेशन से। इनकम टैक्स से मिलता है 19%। यानी हम लोग जो इनकम करते हैं उसके बदले जो पर्सनल लेवल में सरकार के घर में टैक्स पे करते हैं उसके लिए सरकार को 100 रुपए में 19% मिलता है। सरकार को जीएसटी मिलता है 18%। 100 टका में 18 टका जीएसटी के थ्रू जाता है। बाकी कस्टम से जाता है 4%। कस्टम माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, कस्टम माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स। म्यूट करते बाबू, बहुत ज्यादा नॉइज है। किसका? आई थिंक सेकंड। ठीक, कोई बात नहीं। देखो समझ में आ रहा है सर? तो कस्टम से कितना है? 4%। ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से कितना है? 5%। ये सभी टैक्स है। ये जितना सारा पॉइंट मैं अभी तक आपको बोला ना,
17%, 19%, 4%, 5%, 18%, ये सब टैक्सेशन है। यानी हम लोग गवर्नमेंट का जो भंडारा है, मैंने भंडारा नहीं, भंडार, पैसा का कोषागार, ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी में हम लोग पैसा भर रहे हैं थ्रू टैक्स। अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज कमाता है तो उसमें से टैक्स के थ्रू से कमाते हैं इतना पैसा, और बाकी जो पैसा है वो नॉन टैक्स है। जैसे कि नॉन टैक्स रिसिप्ट 7% है। नॉन टैक्स रिसिप्ट माने टैक्स नहीं है, किसी और तरीके से गवर्नमेंट को रिसिप्ट मिलता है। से फॉर एग्जांपल सरकार का बिजनेस है, उससे कमा रहे हैं। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेब्ट माने कोई लोन का, नॉन डेब्ट माने जो लोन नहीं है बट कोई कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट को किसी तरह से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है ऋण भिन्न पूंजी, क्या बोलते हैं इसको, प्रासीन। ठीक है, ऋण भिन्न माने लोन नहीं है, लोन नहीं है माने इट्स नॉट अ लाइबिलिटी। माने ऐसा कुछ पैसा, माने से फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट के, दूसरी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है, माने एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एक इक्विटी की तरह है, बट दैट इज नॉट ऑब्लिगेशन फॉर द कंट्री। माने ऑब्लिगेशन क्या है, जैसे मानो ये उधार और अन्य देना है। ठीक है, क्या है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। ये जो 28% है ना, ये सरकार को लोन लेना पड़ता है। माने देश चलाने के लिए, इसका सिंपल मतलब करते हैं, कंट्री को रन करने के लिए 100 में से 28% सरकार को लोन लेना पड़ता है। मैंने अगर फैमिली चलाने के लिए किसी को लोन लेना पड़ता है तो वो उसके लिए बार्डन होता है ना। जिस फैमिली में लोन ना होगा, फैमिली को स्मूथली रन कराने के लिए, वो फैमिली थोड़ा बेटर लिविंग कर पाएगा। जो पैसा लोन के चक्कर में चला जाता है उसमें क्या होता है, तुमको अपना डेली लाइफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आता है ना। सपोज तुमको, तुम्हारा घर नहीं है, तुमको होम लोन लेना पड़ा, एग्जाम्पल के थ्रू तौर पे तुम्हारा घर नहीं है, तुमको घर घर लेना पड़ा लोन पे। तो घर अगर लोन पे लेना पड़ रहा है तो तुम अगर मानो 25,000 मंथली तो होम लोन चुकाने में खर्चा करते हो, और तुम्हारा इनकम है 50,000, तो 25,000 तो तुम खुद भी कंज्यूम कर सकते थे। लेकिन क्योंकि तुम्हारा घर नहीं है, तुमको घर लोन लेके करना पड़ा, तो तुम्हारे लिए ये क्या हुआ, बेटर लिविंग के लिए थोड़ा सा क्या हो गया, बाधा हो गया ना। समझ में आ रहा है। तो कंट्री के लिए भी सेम टू सेम है। जितना ज्यादा लोन का पैसा रहेगा कंट्री के लिए, उतना देश का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं, या देश का डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, ऐशो आराम या कंफर्टेबल लाइफ आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए उस लेवल का डेवलपमेंट होना पड़ेगा, जब जाके एक दिन ऐसा होगा कि ये लोन के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा डिपेंड ना होना। 10-15% तक लोन ठीक है, 28% थोड़ा ज्यादा ही। और अल्टीमेटली ये देश का बार्डन तो कोई प्रधानमंत्री का अकेला का बार्डन नहीं है ना बाबा। मोदी जी अपनी पॉकेट से थोड़ी ना पैसा देगा, या मोदी जी थोड़ी ना ये पैसा खुद के लिए ले रहा है। ये पैसा देश के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि देश का नीड है, देश का नीड है, देश में नौकरी पैदा करना है। चलो वो भी दिखा देते हैं। ये सब मैं आपको क्या बताया, रूपी कम्स फ्रॉम। अब आगे का लिस्ट देखो, रूपी गोज टू। ठीक है, पैसा खर्चा कहाँ करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका देश कहाँ से फाइनेंस करते हैं और आपका देश कहाँ उसको इन्वेस्ट करते हैं। रूपी गोज टू माने ये देश का इन्वेस्टमेंट है, जहां पर कुछ जगह ऐसा है जहां इन्वेस्ट करते हैं पर रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि देश है, बिजनेस नहीं है ना। बिजनेस में इन्वेस्ट करने से रिटर्न मिलता है, पर देश हर केस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देश को सोशल स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में देखो, एक बड़ा सा खर्चा होता है डिफेंस में, 8%। कितना, 8%। 100 रुपए में 8% सिर्फ डिफेंस में देना पड़ता है। मैंने यही चाइना से प्रोटेक्शन, मैंने चाइना को बॉर्डर में घुसने ना देना, पाकिस्तान का बदमाशी रोकना। ठीक है, पाकिस्तान का बदमाशी रोकना, और समुद्र किनारे चारों तरफ से डिफेंस क्रिएट करना नेवी के थ्रू से, आसमान से भी, एयर डिफेंस में भी, क्योंकि एनिमी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कभी से किसी से भी जगह से आ सकता है। तो 100 में से 8% तो सिर्फ डिफेंस में चला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा होता है इंटरेस्ट पेमेंट में। आपने अभी एक चीज देखा कि 100 में से 28% लोन ले रहा है। तो अगर 100 में से 28% लोन ले रहा है, और अगर सरकार 100 रुपीज इनकम करता है, तो उस इनकम में से 20 रुपीज
इंटरेस्ट में चला जाता है, यानी आउट ऑफ 100 20 चला जाता है लोन का सूद देने में, 100 में से 20% चला जाता है सूद देने में, लोन का इंटरेस्ट पे करना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, डिफेंस को छोड़ के बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होता है डिफेंस सेक्टर को छोड़ के, उसमें सरकार का खर्चा होता है 16%। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है 8%, अदर एक्सपेंडिचर है 9%, पेंशन देना पड़ता है सरकारी एम्प्लॉइज वगैरह को 4%, राज्य का हिस्सा माने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कितना देता है, स्टेट खुद भी कमाता है, वो स्टेट का खुद का कमाई है। जैसे वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, ये अच्छा खासा कमाता है, इंडिया का जो टॉप स्टेट्स है उसमें वेस्ट बंगाल का जीएसडीपी माने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लार्जेस्ट जीएसडीपी है, माने डोमेस्टिक प्रोडक्शन लेवल में वेस्ट बंगाल इंडिया में तीसरे पायदान में आता है। हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा के कारण नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा के कारण कोई तीसरा पायदान में आएगा ऐसा नहीं, 2-3 रीजन, पॉपुलेशन ज्यादा होने से नहीं, पॉपुलेशन होने से तो हाँ मतलब रिसोर्सेज भी होना चाहिए ना, रिसोर्सेज होगा तब ना तुम प्रोडक्शन कर पाओगे। ऐसे तो पॉपुलेशन अगर कम हो, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वेस्ट बंगाल को क्या प्रॉब्लम होता है कि टू मच पॉपुलेशन के कारण इनकम लेवल गिर जाता है। ये वेस्ट बंगाल कमाता बहुत है पर इसका जनसंख्या इतना ज्यादा है कि जब पर हेड में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पर हेड इनकम गिर जाता है, ये दिक्कत है। इतना कर्नाटका भी इतना कमाता है लेकिन कर्नाटक का पॉपुलेशन कम है, इसलिए हमसे वो लोग ज्यादा कमा लेता है पर हेड लेवल में, हमसे कम जीएसडीपी है कर्नाटका का, तमिलनाडु का भी जीएसडीपी हमसे कम है लेकिन पॉपुलेशन कम है। हम लोग 9 करोड़ 9.5 करोड़ 10 करोड़ के आसपास का जनसंख्या है। 2011 के बाद तो पॉपुलेशन और काउंट हुआ ही नहीं, अगर होगा तो 10 करोड़ भी हो जाएगा, क्योंकि उधर से बांग्लादेशी भी बहुत जाके इधर इंडिया पश्चिम बंगाल में आके बैठा है, जिसका डेटा रिलीज नहीं करने दे रहा है, ममता दीदी विरोध कर रहा है क्योंकि उन लोगों को इलीगल वोटर कार्ड दिया है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मेरे पास भी प्रमाण नहीं है बट सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोल रहा है, जिसके लिए ये लागू करना चाहता है कि भाई बांग्लादेशी क्यों यहाँ पर इमिग्रेंट होके आया है और उसको क्यों वोटर कार्ड दिया गया है, प्रमाण तो है पर जब तक पॉपुलेशन काउंट रूल लगा के कुछ काउंट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कितना आया है। और कोई भी सरकार तो बिलीफ मानना नहीं चाहेगा, बांग्लादेश गवर्नमेंट थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ हमारा लोग आपके जगह में भाग के गया है, यहाँ पर आके पूरा का पूरा वोटर कार्ड आधार कार्ड सब है उनके पास, ज्यादा दूर नहीं आसपास में ही है, बहुत है, हम जहाँ पर हैं ना हम लोग इसी के आसपास में। हाँ हाँ सबसे ज्यादा झमेला, चलो ये सब बात भी समझना पड़ता है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनकम करता है उसका 20% स्टेट गवर्नमेंट लेके जाता है, ये स्टेट का हिस्सा कॉम्पिटिटिवली और ज्यादा होना चाहिए, क्यों, स्टेट ही तो है, तो सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल को बाकी चीज भी देखना पड़ता है, सिर्फ स्टेट को देखने से नहीं चलेगा, पूरा देश को देखना पड़ता है, इतना सारा चीज सेंट्रल देखता है, बाकी 20 उसके अंदर स्टेट को भी देखता है। अब अगर मानो इधर हाँ क्या चीज, नहीं नहीं वो तो जीएसटी वाला हो गया, हाँ जीएसटी से भी जो कमाता है उसका भी एक हिस्सा स्टेट को देता है, इसके अलावा नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्टेन पैसा स्टेट को देता है, जीएसटी का पैसा तो देता ही है, जीएसटी तो एक रेवेन्यू का हिस्सा है ही, उसके अलावा और भी कुछ रेवेन्यू होगा जो सेंट्रल स्टेट को दे सकता है या देता भी है, उसमें से जीएसटी ऑब्वियसली एक पार्ट है, जो तुमने बोला आईजीएसटी का पार्ट है, सब स्टेट मिला के 20 ऑब्वियसली, माने बेसिकली सब, अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज इनकम करता है तो उसमें से 20% ऐसे गवर्नमेंट मोटा मोटी 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन कमा ही लेता है, और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, ठीक है, अब 4-5 ट्रिलियन कमाता है तो मोटा मोटी मानो 4-5 लाख करोड़, ठीक है, अब जितना कमाता है उसका 10% 20% ऐसा होता है, अगर आपको हिसाब देखना है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये सब जानना चाहिए और जानने का इच्छा होता है तो आप ये चीज ये सब डेटा चेक पढ़ो, आपको पता लगेगा। ये देखो ये डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स है, मैंने बेसिकली गवर्नमेंट का जितना इनकम होता है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है, इसलिए डेफिसिट है।
अगर ये जिस दिन उल्टा होगा, उल्टा माने सरप्लस ज्यादा होगा, माने जितना कमाता है गवर्नमेंट अगर उससे कम खर्चा होता, जिस दिन ये हालत होगा इंडिया का, ठीक है, उस दिन आप समझोगे कि आप धीरे धीरे डेवलप नेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो फिजिकल डेफिसिट है, ये देखो ये सब डेफिसिट है, इतना डेफिसिट में चल रहा है। ठीक है, आप ये सब अगर रीड करना सीख जाओगे ना, ठीक है, ये देखो मार्केट बोरोइंग कितना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना, मतलब सरकार ने कितना लोन लेके रखा है, ये देखो ये डेफिसिट का ट्रेंड है, देख रहे हैं सर, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माने सरकार लॉस में चल रहा है, माने जितना आप कमाते हो, जितना आप इनकम करते हो, उससे ज्यादा ही आपको खर्चा करना पड़ता है, बचता नहीं है। ये देखो सोर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, और फिनांस, और जहां जहां डेफिसिट होने से कुछ नहीं चलेगा, जितना डेफिसिट होता है उस डेफिसिट को भरपाई करने के लिए सरकार क्या करता है, डेफिसिट के भरपाई के लिए सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब सरकार लोन लेते हैं, मार्केट बोरोइंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू से, पब्लिक से लोन लेना, जो भी भरपाई होता है उसको भरपाई कर दे सकता है, क्योंकि सरकार तो इतना नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है सर? ये देखो कहाँ कहाँ से प्राप्तियां, रिसिप्ट कहाँ कहाँ से कमाते हैं, उसका पूरा डेटा दिया है, ये देखो ये सब रुपीज इन करोड़ है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, सिर्फ टैक्स रेवेन्यू से 22-23 में कितना कमाए इसका डेटा देखो, कितना होता है, 3,54,192 करोड़। ठीक है, इधर देखो, सॉरी 30 लाख, 30 लाख, 30,54,192, उसके पहले था 33,60,858। 23-24 का अनुमान था, जितना अनुमान माने बजट जितना था उससे कम ही हुआ है, जितना बजट था उससे कम हुआ है। वेल्थ टैक्स कहाँ, हाँ, क्योंकि वेल्थ टैक्स अभी डिमोलिश कर दिया गया। वेल्थ टैक्स 2013-14 तक लास्ट चला है, माने एक संपत्ति के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, एक सर्टेन लेवल के ऊपर संपत्ति रहने से आपको सरकार के घर में टैक्स देना पड़ता, अभी संपत्ति टैक्स हटा दिया सरकार। हाँ, वो होगा किसी का बाकी रह गया हो, जो सरकार को ही देना पड़ रहा है। ठीक है, ये वेल्थ टैक्स इसीलिए -9 करोड़ में दिख रहा है, इसलिए देखो ना, वेल्थ टैक्स अभी है नहीं, वेल्थ टैक्स इसलिए आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ना कुछ डेटा अभी भी पेंडिंग है, इसलिए दिख रहा है। हाँ, नहीं नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स अलग है, वेल्थ टैक्स अलग है। बात सुनने में सेम लग रहा है, वेल्थ माने तुम्हारा संपत्ति के ऊपर दिया जाता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली तुम जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो या बेचते हो तब सरकार तुमसे टैक्स कलेक्ट करता है ना, उसको प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। वेल्थ टैक्स अलग होता है कि तुम कितना वेल्थ रख रहे हो या बना रहे हो, एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाने से लिया जाता था, अभी नहीं है, माथा लगाने, हाँ जमींदारी लेवल पे ही चलता था। ठीक है, ये देखो सर्विस टैक्स से कितना कमाता है, जीएसटी से कितना कमाते हैं, सब चीज का डेटा है, आप चाहो तो डिटेल्स में देख सकते हो। ठीक है, और बेसिकली मैं क्यों इतना सारा चीज आपको प्रैक्टिकल लेवल पे दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल गवर्नमेंट का डेटा दिखा रहा था, अब इसको दिखाने के पीछे का मेन रीजन यही है कि ये जो टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, ये एक्चुअली यही सब बताता है। चलो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ किताबी बातें। हाँ, आप लोगों को तो किताबी बात ना पढ़ाने से आप लोगों का मन कुछ नहीं होता है ना, चलो पढ़ाते हैं किताबी बात। पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल फंक्शंस एंड ओवरव्यू। अच्छा, फिजिकल का मतलब होता है फाइनेंशियल। हाँ, फिजिकल वर्ड को ज्यादा हाइप क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, फिजिकल ईयर, फिजिकल वर्ड बहुत यूज होता है, फिजिकल पॉलिसी ऐसे बहुत बोलते हैं। फिजिकल एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में फाइनेंशियल। ठीक है, तो फिजिकल फंक्शंस या फाइनेंशियल फंक्शंस, ऐसे लोग फिजिकली ज्यादा बोलते हैं, तो आप लोग फिजिकल वर्ड को यूज कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम लोग टैक्स में, जीएसटी में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में फिजिकल वर्ड बहुत यूज होता है। सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, एलोकेशन फंक्शन, रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ये जो पब्लिक फाइनेंस है इसमें मेनली 3-4 टॉपिक आता है। सबसे पहले तो ये जानना पड़ता है, जो आपको मैं ऑलरेडी समझाने का कोशिश कर रहा था, कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। फिर सेकंड में एक प्रॉब्लम सिचुएशंस आता है, मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस टू करेक्ट मार्केट फेलियर।
ठीक है। मार्केट फेलियर इन द सेंस गवर्नमेंट एक मार्केट स्ट्रक्चर से चलता है, मार्केट इकोनॉमी कॉन्सेप्ट से। तो मार्केट इकोनॉमी माने हम लोग इकोनॉमी में 3 पॉलिसी जानते हैं ना सर, बेसिकली 2, एक मार्केट इकोनॉमी और एक सोशल इकोनॉमी। जो बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मैंने रिसेंटली पढ़ाया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 चीज पढ़ा ना हम लोग। इकोनॉमिक सिस्टम मेनली 2 तरह का होता है, एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और एक सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम जिसको हम लोग सोशलिज्म बोलते हैं, और एक होता है मिक्स्ड। हाँ इसीलिए तो मेनली 2 है ना, अब 2 को मिक्स कर देने से तीसरा आता है ना। मेनली 2 है, एक मार्केट और दूसरा सोशलिज्म। अब तीसरा जो है वो दोनों को मिक्स करके जैसे इंडिया जैसा कंट्री चलता है। तो यहाँ पर मार्केट फेलियर मैंने जब इकोनॉमी को फंक्शन कराने के लिए मार्केट बनाया जाता है तो मार्केट बहुत बार फेलियर होते हैं, तो मार्केट को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेते हैं, ये एक इंजीनियरिंग है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जाता है जब वो फेलियर होता है, ठीक है। सो सर जंप करके फायदा नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बजट से बात कर रहा था, वही सब बात देखो यहाँ पर डिटेल्स में बोला है। तो बेसिकली ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका क्या होगा जनाब यानी, आप इतना तो जान जाओगे कि देश चलने के लिए कैसे चला जाता है, यानी देश का पहिया कैसे चलता है ना। मोदी जी, ममता दीदी, ये जो भी आवाज करते हैं ये किस बात का आवाज करते हैं, आवाज बहुत करता है ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, है ना। ये जो आवाज लगाता है, जैसे राहुल गांधी पावर में तो अभी है नहीं, उन्होंने रिसेंटली भाषण में बोला, रिसेंटली मैं सुन रहा था भाषण में बोला कि अगर पावर में आएगा एक झटके में गरीबी खत्म कर, एक झटके में। हाँ ठीक है, बोला कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देगा, बहुत अच्छा बात है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, अभी तक का इंडियन पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में 1947 के बाद से बीजेपी का शासन चला है सिर्फ 15 साल। 75 साल में ये लेटेस्ट मोदी जी अगर इस बार जीतेगा तो 15 साल होगा, अभी 10 साल ही हुआ है। और इससे पहले अटल बिहारी जी के टाइम पे 2000 से लेके 2005, ठीक है, 4 के एंड तक 5 साल उधर और इधर 10 साल, 15 साल बीजेपी का शासन चला है। बाकी 60 साल, 50 से 60 साल कांग्रेस का ही शासन चला है। तो अब अभी पावर में आएगा तो एक झटके में गरीबी खत्म कर देगा, तो 50 साल जब पावर में था तब झटका कहाँ था। अभी ऐसा कौन सा स्पेशल बात आ जाएगा कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देगा। देखो ठीक है स्टार्टअप, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल बातें नहीं, है ना। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि इस तरह का बात करता तो है, मोदी जी भी बहुत कुछ बोलता है, ऐसा नहीं है, वो भी बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बोला, मैं अभी अभी सुना, एक झटके में गरीबी खत्म कर देगा। जो भी हो, चलो देखो अब चीजों को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं बुकिश लैंग्वेज में। The government of all nations have important economic functions even where market constitute the basic resource allocation mechanism. बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ ऑल नेशंस have important economic functions even where market constitute basic resource allocations mechanism. मार्केट बने वही जिसके बारे में बोल रहा था, खुला छोड़ दो। मार्केट का मतलब ये होता है जहां मार्केट बने बाजार, बांग्ला में बोलता है, हिंदी में भी बाजार बोलते हैं। बाजार बने एक ऐसा जगह जो अपने आप ही डिमांड सप्लाई सिचुएशंस को देखते हुए हर चीज डिसाइड कर लेता है, उसमें किसी का इंटरवेंशन का जरूरत नहीं होता है। जैसे हर दिन क्या मोदी जी आके बोलते हैं कि आज आलू कितना दाम पे बिकेगा, या ममता दीदी आके बोलते हैं कि आज बंगाल में चावल कितना दाम पे बिकना चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं बोलता है, लेकिन वो मार्केट है अपने हिसाब से चलता है। लेकिन हाँ अगर कभी ऐसा वो सिचुएशंस होता है कि मार्केट एकदम इधर उधर हो रहा है तब गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, तब गवर्नमेंट को चीज को देखना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट को बोलता है, जैसे आरबीआई को बोलता है कि भाई देखो इस तरह से चीजों का दाम इधर उधर हो रहा है, आप लोग कुछ कंट्रोलिंग मेजर देखो, फिर जाके वो कंट्रोल करता है, रेट में इधर उधर करता है, बहुत कुछ चेंज करके फिर सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। चलो वही सब बताते हैं आपको।
The government of all nations have important economic functions even where market constitute the basic resource allocation mechanism. The size and scope of government in market economics have grown much larger over the past few decades. The primary goal of state माने राज्य भी हो सकता है, देश भी हो सकता है. The primary goal of state is to promote the general welfare of the society. Primary goal क्या है इनका? कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, पब्लिक का अच्छा हो, खाना पीना सही मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, अच्छा नौकरी मिले, अच्छा बिजनेस हो, पैसा का कमती ना हो, लक्ष्मी का कमती ना हो, स्किल्ड का कमती ना हो. माने ना सरस्वती का कमी हो और ना ही लक्ष्मी जी का कमी. सरस्वती इन द सेंस नॉलेज और लक्ष्मी इन द सेंस मनी. ठीक है. और वैभव का भी कमी ना हो. वैभव माने घनिष्ठ. ठीक है. माने एकदम हर तरह से आप क्या रहोगे, पोषित रहोगे हर तरह से. पोषित समझते हो ना? मैंने आपका एकदम हर तरह से एकदम लेवल हाई. ठीक है. हर तरह से लेवल हाई रहेगा. वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी यही कंट्री का मेन पर्पस है. सो व्हाट गवर्नमेंट्स डू और डू नॉट डू, व्हाट गवर्नमेंट डू और डू नॉट डू, क्या करेगा और क्या नहीं, will obviously have an important impact on the economic performance of an economy and quality of its life of its citizen. तो कंट्री का सिटीजन का लाइफ भी इन्हीं पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के डिसीजंस पे. The government at various levels involves in several operations for running the state. गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल में स्टेट को भी चलाने का बात करता है. फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट रेज मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इनकर्स एक्सपेंडिचर. ऑलरेडी मैं अभी आपको यही पढ़ा रहा था. गवर्नमेंट वेरियस सोर्सेज से पैसा जुगाड़ करते हैं और वेरियस सोर्सेज में पैसा खर्चा करते हैं. कंज्यूम गुड्स कंज्यूम करते हैं, सर्विस कंज्यूम करते हैं, मनी बोरो करते हैं. मैं आपको दिखा दिया सर, देखो जो लिखा है सब पहले ही दिखा दिया. अगर आप चीजों को जानोगे तो पढ़ना आसान है, चीज नहीं जानोगे तो यही चीज रट्टा लगा लगा के माथा खराब होगा. बोरो मनी, एम्प्लॉय पीपल, लोगों को नौकरी देगा. ये जो अलग अलग स्कीम देता है, स्कीम में क्या है, नौकरी क्रिएट करता है और क्या. एंड प्रोवाइड्स की इंस्टीट्यूशंस सच एज प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है. आपको प्रॉपर्टी में राइट्स देता है कि भाई हाँ आपका प्रॉपर्टी आपका होगा नहीं होगा. ठीक है. कितना होगा कितना नहीं होगा, हर चीज का गवर्नमेंट डिसाइड करता है. द गवर्नमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर रूल्स and regulations and puts in place policies concerning all aspects of life of people. हर एंगल में गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है. एजुकेशन पे, हेल्थ पे, खाने पे, हर चीज में डिसीजन ले सकता है. We have experienced in our day-to-day life that though governments at various levels impose many rules and regulations in the economy, some matters still go unregulated. Similarly, most of goods and services that we consume are provided to us by private producers. सरकार बहुत सारे चीजों में करता है लेकिन बहुत सारा चीज ना भी करता है, मैंने करता नहीं है, डू नॉट डू. इसीलिए हम लोग काफी सारा चीज प्राइवेट प्रोड्यूसर से लेते हैं ना कि गवर्नमेंट से लेते हैं. और जहां पर बात प्राइवेट प्रोड्यूसर्स का आता है उसी को हम लोग मार्केट बोल देते हैं, मार्केट इकोनॉमी, या फिर हम उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं. बने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने बेचने वाला अपने हिसाब से बेचेगा, खरीदने वाला अपने हिसाब से खरीदेगा, सरकार बीच में नहीं आएगा, टांग नहीं अड़ाएगा एक सर्टेन लेवल तक. इसका मतलब ये नहीं कि मानो आपको मन हुआ किसी को अफीम बेचने का, आपका मन हुआ किसी को ड्रग्स बेचने का, नहीं मेरा मर्जी मैं बेचूंगा. आपका मन हुआ नशा का चीज बेचने का, तो जो नशा का चीज जितना लेवल तक बेचा जा सकता है उतना बेच सकते हो, सर्टेन लेवल के बाद नहीं बेच सकते. विद लाइसेंस है तो बेचो, नहीं लाइसेंस है तो मत बेचो. ऐसा नहीं कि सरकार नाक नहीं लगाता है, लगाता है, लेकिन हर बात पे नहीं लगाता. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सा सरकार आके मेरे को बोल रहा है कि तुम पढ़ाओ बस. बच्चा स्कूल में आएगा तभी पढ़ेगा, आपके पास नहीं आएगा, नहीं बोलता ना. प्राइवेट कोचिंग है ना, समझ में आ रहा है सर. तो काफी सारा चीज प्राइवेट प्रोड्यूसर से भी लेना पड़ता है और काफी सारा चीज सरकार खुद भी डिसीजन लेता है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग व्हिच आर अनरेगुलेटेड, So similarly, most of goods and services that we consume are provided us by private producers, but there is a broad agreement that certain goods and services should be provided exclusively by the government for a variety of reasons. We believe that government should accomplish some activities and should not do others. Government क्या करता है सर? Government should accomplish some activities. माने किसी किसी चीज को कंप्लीट करना गवर्नमेंट का ही काम माना जाता है, ठीक है, जो कि आप बाकी लोग नहीं करेगा. As we know, जैसे कि हम सबको नॉर्मली पता है कि there is a difference between micro and macro. जो लोग माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस वाला क्लास रिसेंटली मैंने कराया,
रिसेंटली करवाया ना इवनिंग वाला क्लास में, वहां पर मैंने डिटेल्स में बात कर रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जिनका भी मिस है ना सर, प्लीज मेरे से बैकअप लेके कर लो, ठीक है, क्योंकि जब डिस्कशन होता है इतना ही अच्छा हो जाता है, फिर बाद में सिमिलर डिस्कशन वापस कर पाना आसान नहीं होता है ना सर। कभी कभी फ्लो एक अलग ही लेवल का होता है, क्या सुमित, होता है कि नहीं होता? कभी कभी मैक्रो थोड़ा मैक्रो खोज रहा था, क्यों माइक्रो नहीं पढ़ना है? 2 दिन बाद पढ़ लिया? नहीं, मैं बीच में मैक्रो पढ़ाया था, फिर बीच में किसी किसी का एकदम इकोनॉमिक्स का कुछ ब्लैंक था, फिर मैंने थोड़ा सा इसलिए बोला कि ये सब एक्स्ट्रा में पढ़ूंगा। अच्छा देखो, एज यू नो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। होल माने एग्रीगेट में बात करता है। जैसे मैं आपको डिफरेंस में बोलता हूँ कि किसी एक जन का बात हो तो माइक्रो है, लेकिन सबका बात हो तो मैक्रो है। माने सिर्फ अगर तुम अपने बारे में सोचते हो, ठीक है, तो ये माइक्रो लेवल डेवलपमेंट है, और जब तुम पूरे फैमिली के बारे में सोचते हो तो ये मैक्रो लेवल डेवलपमेंट है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मैं और मैं और मैं, ठीक है, मेरा पैसा, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, ठीक है, मैं तू मैं, ठीक है, ये माइक्रो लेवल कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन जब देश चलाना होता है तो माइक्रो लेवल कॉन्सेप्ट से देश थोड़ी चलता है। मैंने मानो कि पॉलिटिशियन सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा तो कैसे चलेगा? लेकिन माइक्रो का सिंपल मतलब ये नहीं है। माइक्रो माने किसी भी चीज को छोटा लेवल में एनालिसिस करना और उसी चीज को बड़े लेवल में एनालिसिस करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ा पॉपुलर, कि अगर फेसबुक बंद हो जाता है, ये माइक्रो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद होता है तो इसे मैक्रो लेवल प्रॉब्लम बोलते हैं। क्योंकि सारे सोशल नेटवर्किंग साइट बंद होना माने मैक्रो इश्यूज है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी बंद होना माने माइक्रो इश्यूज है, ठीक है। तो मैक्रो का मतलब ही होता है जब किसी भी चीज को वो ऐसे होल बात करता है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको ऐसा ऐसा चीजें में बात करते हैं। नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम इज नॉट द मैटर, नेशनल इनकम इज द मैटर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट माने नौकरी क्रिएशन, ठीक है, उस पर मैक्रो इकोनॉमी बात करता है। फिर आपका जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, महंगाई, किसी एक चीज का दाम बढ़ने से हम लोग नहीं बोलते महंगाई हुआ है। जैसे मानो सब्जी बाजार गए हो या मछली बाजार गए हो, सब्जी का दाम, मानो टमाटर 400 टका चल, लेकिन आलू 15 टका 20 टका है, बाकी सब्जी भी 30 टका 40 टका एवरेज रेंज में है, तो क्या बोलोगे महंगाई है। लेकिन जब ओवरऑल हर एक चीज महंगा होता है, ओवरऑल ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, तब क्या बोलोगे भाई क्या दाम है, हर चीज का दाम महंगा। कैसे पता चलता है? सीजन चेंज में पता चलता है। सीजन चेंज में कभी सब्जी बाजार गए हो? जब ठंड खत्म होकर गर्मी गिरता है, ठंड के टाइम पे सब्जी का दाम गिर जाता है, दिसंबर जनवरी के एंड पे, फरवरी के स्टार्टिंग में सब्जी काफी रिजनेबल रेट में मिलता है। लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल चालू हो जाता है, सब्जी का दाम स्काई रॉकेटिंग हो जाता है। क्यों? बहुत सारा सब्जी न्यूली प्रोडक्शन नहीं हुआ, पुराना सब्जी अभी और प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली एक गैप क्रिएट होता है और चीजों का दाम बढ़ जाता है। पहले आप 500 टका लेके बाजार जाते थे, बैग भर्ती हो जाता था, अब 500 टका में आधा ही बैग भर्ती होता है। इसका मतलब क्या समझोगे? महंगाई आ गया है। क्या समझोगे? इन्फ्लेशन आ गया है। समझना बहुत आसान है अगर समझना चाहो तो। So there are three main macroeconomic goals for any nation. The first is economic growth. If the real gross domestic product, माने GSDP, ठीक है, जीडीपी मैं सॉरी जीएसडीपी नहीं, एस फॉर तो स्टेट हो जाता है, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इफ द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे नेशनल इनकम बढ़ाने के टाइम पे। जिन लोगों ने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा, डोंट वरी, जब नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तब फिर से समझाऊंगा सर कि रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, ठीक है, याद है ना सर? बहुत सारा डिटेल्स था उसमें, ठीक है सर। अब उसकी चीज अंदर नहीं पढ़ेंगे सर क्योंकि बहुत कुछ आगे बता। If the real gross domestic product grows at a faster rate than populations, then people can enjoy higher standard of living. माने जिस तरह से प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ से प्रोडक्शन लेवल हाई है,
सपोज देश का जनसंख्या भी 140 करोड़ है, और अगर हर साल पॉपुलेशन का ग्रोथ 2% होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 140 करोड़ का 2% प्लस करो, 28 करोड़ बढ़ जाएगा रे बाबा। हाँ, 28 करोड़ में बढ़ जाएगा। तो 140 करोड़ का पॉपुलेशन, 140 करोड़ का पॉपुलेशन का अगर 2% ग्रोथ रेट है, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा अप्रोक्स 160 करोड़ अप्रोक्स, ठीक है, मैं अप्रोक्स मानता हूँ 160 करोड़। अब हर साल अगर 20 करोड़ करके जनसंख्या बढ़ता है, ठीक है, अच्छा कुछ मरता भी है, लेकिन अभी जो हालत है देश का, क्योंकि मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट के कारण लोग मर मर के जीता है पर जी लेता है। माने हजारों तबीयत खराब के साथ भी इंसान का क्या है, लाइफ बचा रहता है। अच्छा नहीं रहता है पर बचा रहता है। सच बोलूं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी पहले जैसा नहीं है। पहले का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग नेचुरल लाइफ जीते थे। नेचुरल माने आर्टिफिशियल नहीं। जैसे अभी गर्मी का हालत देख रहे हो, ये टेम्परेचर कम क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? देखो भाई, सन को जलना है वो जलेगा, सूरज को जलना है वो जलेगा, लेकिन हम लोग उसको कम करने के लिए, मतलब उसको महसूस कम होने के लिए कुछ नहीं किए, उल्टा उसका महसूस बढ़ाने के लिए हर चीज किए। एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम ढूंढा, सोल्यूशन ढूंढा है एसी। एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढा है कि घर के अंदर छुप जाओ, घर के अंदर छुप जाओ, गर्मी से बच जाओ। लेकिन क्यों रियल टेम्परेचर कम कर सकते हो? एक उपाय है, पेड़ लगा के। पेड़ लगा के और पानी को बचा के, नदी को बचा के, रिवर सिस्टम को बचा के, वाटर बॉडीज को बचा के, और कांच का बिल्डिंग ना बना के। इंडिया जैसा कंट्री में कांच का बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं है। सोचा करो, बुद्धू हैं हम लोग, कॉर्पोरेट कल्चर चाहिए सबको। कांच में डबल डबल सान आता है, जानते हो? डबल सान माने एक तो जो सान है उधर है वो तो है, ऊपर से वही सन जब कांच में रिफ्लेक्ट करता है, फिर एक तीसरा दूसरा सन बनता है, फिर टेम्परेचर और बढ़ता है। ये सर नो, माने एक लाइट से नहीं हो रहा है, दो दो लाइट चाहिए तुमको। ऊपर से कॉर्पोरेट फैशन के लिए तुमको शीशा का बिल्डिंग चाहिए। हम लोग गधा है। ये वेस्टर्न को कॉपी करने से देश का डेवलपमेंट नहीं होता है। देश का डेवलपमेंट अपने हिसाब से होना चाहिए। अमेरिका में बर्फ गिरता है, इंडिया में बर्फ गिरता है क्या? पहाड़ को छोड़ के, पहाड़ को छोड़ के, बस पहाड़ में ही गिरता है, बाकी तो नहीं। पहाड़ से नीचे आ जाओ, खत्म। कश्मीर से जम्मू आ जाओ, दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आ जाओ, ठीक है, खत्म। उत्तराखंड से चंडीगढ़ आ जाओ, खत्म। सो तो बेसिकली इंडिया कोई बर्फ वाला कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर कांच का बिल्डिंग बना के क्या करोगे? उल्टा गर्मी और बढ़ा रहे हो। नहीं हो रहा है, बुद्धू डेवलपमेंट चल रहा है सर। हाँ, क्या चीज? समझा नहीं। शौक, समझ रहे सर? बहुत खराब चल रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए जो गर्मी है ना, असहनीय हो रहा है। बॉम्बे का, कोलकाता का, बैंगलोर जैसा सिटी का भी हालत खराब हो रहा है। चलो, 41 तो पहुंच ही गए। अभी तो अप्रैल का बीच में है। 40 हट, वो किसी एक दो दिन गया होगा, एक दो दिन गया होगा, लेकिन इतना कंटिन्यूअस गर्मी लास्ट ईयर नहीं। इस बार तो देखना, अप्रैल से जो चालू हुआ, अप्रैल से चालू हुआ, अभी 18 दिन पूरा दे दिया गर्मी, भयंकर। अभी मई बाकी है, जून का बीच बाकी है पूरा। इतना लंबा गर्मी लास्ट ईयर नहीं। ये तो लंबा खेल रहा है। अब किस्मत अच्छा हो तो दो चार बारिश दे देगा तो शायद बच जाए, पर लग नहीं रहा है। क्योंकि मॉइस्चर कहाँ मिलेगा? पेड़ होता तो मॉइस्चर मिल जाता, पेड़ होता तो फिर भी मॉइस्चर मिल जाता, मॉइस्चर मिल नहीं रहा है। वाटर बॉडीज नहीं है ना, सबको तो हम लोग कंक्रीट बना दिए। अब खाओ गर्मी, तुम भी मैं भी। गर्मी खाओ, गर्मी में ही मरो। और बचने के लिए एसी के अंदर घुस घुस के चूहा की तरह, चूहा जैसे घुस जाते हैं ना, चूहा बन जाओ।
एसी के बाहर मत निकलो। कितना अच्छा होता है ना, कि शरीर को ही एसी से मोड़ देते। देखो, अच्छा, द सेकंड गोल इज हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट। तो पहला गोल क्या है? जीडीपी ग्रो करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ग्रो करना। जीडीपी ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन से फास्टर ग्रोथ होना चाहिए। किससे फास्टर ग्रोथ होना चाहिए? पॉपुलेशन से। चलो इसके लिए भी मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। ऐसे इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है, बट पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अभी भी इंडिया में बहुत मुश्किल का है। अभी भी इंडिया में 1.5-2% का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ठीक है, पता नहीं अभी भी, मैंने क्या बताया सर, अभी भी बोलना नहीं चाहिए, चलो छोड़ो, कंट्रोवर्शियल ज्यादा हो जाए। अभी भी ऐसा ऐसा कुछ कम्युनिटी है, कुछ लोग हैं इतना इलिटरेट है, ठीक है, मूर्ख है, पता नहीं है क्या कर रहे हैं, बस अभी भी पैदा करे जा रहे हैं। एक एक फैमिली में 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10। हाँ, पहले 20-20 था, अभी 10-10 हुए। मैंने ऐसा हालत होने से बहुत मुश्किल है। यूपी बिहार का हालत इसीलिए तो और बर्बाद हुआ है। बंगाल का प्रॉब्लम पॉपुलेशन का वो कारण नहीं है, बंगाल का कारण है कि बाकी स्टेट से बहुत ज्यादा लोग इधर आ जाना, और बांग्लादेश के पार्टीशन के बाद बांग्लादेश का बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इधर भगाया गया, जो उधर उधर रह नहीं पाया। तो बांग्लादेश का लोग इधर आ गया, और इंडिया का दूसरा स्टेट का लोग इधर आ गया ड्यू टू जॉब क्रिएशन एंड इजी लिविंग। इजी लिविंग, खाना पीने का चक्कर नहीं है, बंगाल में खाना पीना मिल जाता है। इस जगह का सबसे बड़ा यही महत्व है सर। सारा लोग इधर आके क्यों बस जाता है, राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉब क्रिएशन था, इजी लिविंग था, पानी का रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, खाना पीना मिल जाएगा, एक छोटा सा जमीन भी होगा तो खेती करके भी खा ले। और इसके कारण यहाँ का पॉपुलेशन का इतना ग्रोथ हुआ है। बाकी यूपी बिहार का दूसरा और भी रीजन है, बिहार में ऐसे पॉपुलेशन पहले से था, बट वहां पर थोड़ा मूर्खता भी है। फैमिली वाइज अगर देखो, जाने से पता चलेगा आपको, अंदर जाओ देखो ना, देखने से पता चलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच फैक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। देखो, जीडीपी ग्रोथ देखो, इंडिया का करंट जीडीपी ग्रोथ बोला है 7.8, 2024 का लेटेस्ट आया है 6.8, मैंने 7% अप्रोक्स जीडीपी ग्रोथ है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर 1.5 से 2% है, ठीक है, और जीडीपी ग्रोथ अगर 8% है, तो खाने की दिक्कत नहीं है, 6% आगे है, 6% आगे है, खाना पीना मिल जाएगा। समझ रहे हैं सर? लेकिन इंडिया का जो करंट हालत है, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ 0.5 में आ जाए तो ठीक है, 0.5%, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, 0.5% पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं कर पाएगा वो, 2% फिर भी बहुत मुश्किल से हुआ है। बर्थ, हाँ, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर दिया है क्या? नहीं, यहाँ पर देता है। नहीं दिया इधर, देता है नॉर्मली कि क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, देता है। हाँ, लिटरेसी बढ़ने से ठीक होगा, यानी जब पढ़ा लिखा लोग आ जाएगा, फैमिली प्लानिंग ठीक ठाक से करेगा। एक वो लोग तो मैंने, मूर्ख लोगों का क्या है ना, फिर भी सुनेगा नहीं, समझेगा भी नहीं, ढीठ होता है सर, ढीठ मेंटेलिटी वाले होते हैं। अरे हमारे फैमिली में भी है। 6 नंबर पे भी हुआ है, इसलिए क्या करेगा, मेल का अचार डालेगा। हाँ, मेल मेल का अचार डालेगा। मैंने बेबी बॉय चाहिए, मैंने लड़का चाहिए, 6 में भी नहीं हुआ, फिर 7 करेगा, फिर 8 करेगा। हे भगवान, क्या मतलब है, और बढ़ाते जाओ, फिर बोलेगा सरकार हमारे लिए क्या किया है।
हाँ, फैमिली अल्टीमेटली गरीब बनेगा ना, फैमिली अल्टीमेटली गरीब बनेगा ना। मैं तो परेशान हो जाता हूँ ये सब जब देखता हूँ ना, समझा समझा के थक जाता हूँ। मैं तो जहां जाता हूँ बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ। एक एक फैमिली में 3 से ज्यादा बच्चे। चलो नेक्स्ट। अब अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। अब इतना आबादी बनाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो रहेगा। इंडिया जैसे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। हम लोग अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं, चाइना के साथ कंपेयर करते हैं। चाइना तो कब वन चाइल्ड पॉलिसी ले लिया था, रिसेंटली उनके देश में बूढ़ा बढ़ गया बोल के वन चाइल्ड पॉलिसी को बैन किया, बोला ठीक है भाई 2-3 बनाओ, अभी जरूरत है देश को। हाँ, चाइना में आ गया था, चाइना में आज से 40 साल पहले आ गया था वन चाइल्ड पॉलिसी। एक से ज्यादा बच्चा होगा तो सेकंड बच्चा, थर्ड सेकंड बच्चे को कोई भी तरह का सरकारी फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, माने कोई सरकारी नौकरी, सरकारी राशन सुविधा, नथिंग। जो होगा माँ बाप अपने रिस्क से करेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बस तुमको मारेगा नहीं। हाँ, क्या समझा नहीं। हाँ मतलब वही, मतलब तुमको मारेगा नहीं मतलब क्या, बस तुमको जिंदा रखने का मौका देगा, अब माँ बाप अपनी मर्जी से देगा। टू चाइल्ड पॉलिसी नहीं, वन चाइल्ड पॉलिसी मोदी जी बात कर रहा था, ठीक है। एक तो पहले तो एक सिस्टम निकालने के लिए बात कर रहे हैं, उसी को लेके चालू हो गया है। यूसीसी बोल के एक चीज कर रहा है, उसके अंदर सब चीजें, यूनिवर्सल सिविल कोड ही कर लेगा। क्या बात कर रहा है, कर देगा कर देगा, आने दे इस बार, कर देगा। यूनिवर्सल सिविल कोड कर देगा, कुछ टफ नहीं है, सब समझ जाएगा। और हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम ना नहीं होगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उत्तराखंड में लागू कर दिया, उत्तराखंड का स्टेट गवर्नमेंट लागू कर दिया यूनिवर्सल सिविल कोड, सबके लिए एक बराबर नहीं। एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाओगे, दूसरा शादी करना है डिवोर्स देके कर सकते हो, लेकिन डिवोर्स भी इतना आसानी से नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हारा मन हुआ, मन भर गया पहला बीवी से, दूसरा बीवी के पास चलते हैं, ठीक है। ये सब नहीं चलेगा। टाइम, तो दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया सर, इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट को ठीक कर, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। When unemployment occurs, it harms not only the unemployed but the society as a whole, because there is a loss of output। आउटपुट बने, जो प्रोडक्शन हो सकता था वो भी तो नहीं होगा, लोगों को काम नहीं दे पाते, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, प्रोडक्शन लेवल पे भी हैम्पर होता है, जितना जरूरत है उतना बना नहीं पाते, तो दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड। द थर्ड मैक्रो इकोनॉमिक गोल इज अ स्टेबल प्राइस लेवल, माने चीजों का दाम स्टेबल रखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रियल इनकम एंड परचेसिंग पावर ऑफ सम पीपल। जब भी इन्फ्लेशन रहता है, रिच जो होता है वो मिडिल क्लास हो जाता है, क्योंकि चीजें महंगा होता है, तुम्हारा इनकम नहीं बढ़ता है, एंड डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट लोअर इनकम फैमिलीज। और जो लोअर इनकम ग्रुप होते हैं वो तो और गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। हाँ, प्रॉपर्टी लाइन के नीचे आ जाता है। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन उल्टा है इन्फ्लेशन को उल्टा। डिफ्लेशन सिग्नल्स अ डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच मे कॉज रिसेशन और इवन डिप्रेशन। ये और उल्टा चीज है। एक होता है कि तुम जीना चाहते हो, इन्फ्लेशन क्या चीज है, तुम जीना चाहते हो पर जी नहीं पा रहे हो। और डिप्रेशन क्या है, तुम जीना ही नहीं चाहते। दो चीज है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर परिस्थिति हमें आगे बढ़ने नहीं देता, ये इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम है। और डिफ्लेशन वाला प्रॉब्लम क्या है, कि हम अपने आप को जिंदा रखना चाहते ही नहीं, मरना चाहते हैं।
हमें जिंदगी से खुशी नहीं है, हमें बस मरना है। जब इकोनॉमी का ये हालत होता है उसे डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन में इकोनॉमी में क्या होता है मैं बता देता हूँ। लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, मनी का फ्लो नहीं रहेगा, मार्केट में लोग चीजें बेचने के लिए भी नहीं रहेगा प्रॉपरली, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं। माने वही ना, उसमें फिर भी पैसा रहेगा लेकिन किसी के पास इतना पैसा है कि मार्केट में इतना प्रोडक्ट नहीं है, तो चीजों का दाम बढ़ जाता है। उसमें जो पिछला वर्ग होते हैं उनको दिक्कत हो जाते हैं, मिडिल क्लास को दिक्कत हो जाते हैं। किसमें? महंगाई में, इन्फ्लेशन में। लेकिन डिफ्लेशन में तो इकोनॉमी चलना ही नहीं चाहता। ये बहुत खतरनाक है, पैसा का कोई मोल नहीं रहेगा। आपके आंखों के सामने अगर 500 टका का बंडल भी पड़ा रहेगा आप हाथ भी नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि पैसे से कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्या लोगे? पैसा क्या है? कागज का टुकड़ा। हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पढ़े हैं, पैसा और कुछ भी नहीं है, मनी का टुकड़ा है, फिएट मनी। जब सबको ही मिलके वैल्यू करते हैं तो वैल्यू होता है। जब मानो 80% लोग पैसा का वैल्यू करना बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली पैसा का वैल्यू भी गिर जाएगा। ऐसे हालत किसी कंट्री में हुआ है क्या? हाँ हुआ है, अभी भी चल रहा है। वेनेजुएला में हुआ है, जिम्बाब्वे में हुआ है। हाँ, क्या सर बोलो? हाँ, अफ्रीकन में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है, जिम्बाब्वे में हुआ है, अर्जेंटीना में हालत बहुत खराब है, इजिप्ट में हुआ है प्रॉब्लम, मिशोर में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो देयर आर प्रॉब्लम्स। So what is the point, sir? By ensuring stable prices and economy can avoid prolonged inflation and deflation. माने बहुत दिन से चला हुआ इन्फ्लेशन सिचुएशंस को ठीक करना, बहुत दिन से चला हुआ डिफ्लेशन सिचुएशंस को ठीक करना, एंड अचीव हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है रिसेंटली। इंडिया में ये प्रॉब्लम था ड्यूरिंग 80s एंड 90s। 1980 1990 के टाइम पे इंडिया में प्रॉब्लम था। 60-70 के टाइम पे तो बहुत ज्यादा इश्यूज था, क्योंकि हम लोग जस्ट हाल फिलहाल में आजादी मिला। करेंटली इंडिया अपने गोल्डन पीरियड में चल, इसीलिए नाम दिया ना, अमृत काल चालू हुआ है। अभी सिचुएशंस काफी बेहतर है, बस इसको बना के रखो, तोड़ना नहीं है। सही गवर्नमेंट चूज करे पब्लिक, सही पावर के साथ कोई सेंट्रल में बैठा रहे, स्टेट को भी अच्छा अच्छा लीडर मिले, तो देश को सही दिशा मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, हर किसी को खुश करके चल पाना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं ये देखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट डज नॉट एक्सपेक्ट द इकोनॉमी टू फंक्शन ऑटोमेटिकली। गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। rather it intervenes to direct them to function in a particular direction. Such intervention on the part of the government is based on the belief that objective of the economic system and the role of government is to improve the well-being of individuals and households. इंडिविजुअल का सब कुछ वेलबींग होना चाहिए और हाउस होल्ड का भी वेलबींग होना चाहिए। The purpose of this lesson is to examine the economic functions of the government and to understand why the government should invariably perform them. कैसे गवर्नमेंट इस चीज को परफॉर्म करेगा, ये है पब्लिक फाइनेंस चैप्टर का मेन पर्पस। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअली देश हित में काम करता है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, वी शैल फर्स्ट कंसीडर व्हाई एन इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी इन अ प्लेस। इकोनॉमिक सिस्टम क्यों होना चाहिए? द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, वी ऑल नो दैट। माइक्रो में पढ़ते हैं, माइक्रो के बिना मैक्रो बनेगा नहीं सर। जैसे पिलर के बिना बिल्डिंग, पिलर के बिना बिल्डिंग बनता है क्या? है ना, वैसा माइक्रो बिना मैक्रो नहीं बन पाएगा। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना मुश्किल हो। तो क्या बोलते हैं? द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी arises from the fact that wants are unlimited and resources are available to any society are limited. Consequently, an economy cannot produce all economic goods and services that its member desire to have. माने सारा चीज एट ए टाइम में सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि झटके में गरीबी हटा देंगे, बोलना आसान है, करके दिखा। सबसे पहले तो खुद का सारा संपत्ति बेच के दिखा। राहुल गांधी के पास बहुत संपत्ति है,
अगर वो उसको गरीबी हटाना है, कम से कम वो जिस एरिया में बिलोंग करते हैं, मानो दिल्ली से है ना, दिल्ली में एक भी गरीब नहीं रहेगा, कम से कम वो तो करके दिखाए। ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि ये एक टाइम टेकिंग सिस्टम है, इसके लिए आपको एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो यह बोलते हैं सर कि देयरफॉर एन इकोनॉमिक सिस्टम बाय व्हिच सोसाइटी, जिसके अंदर कौन आता है, हाउस होल्ड आता है, बिजनेस आता है, सरकार खुद भी आता है, मेक्स अ डिसीजन अबाउट एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज प्रोडक्ट्स, should exist to answer the basic questions such as what, how and for whom to produce. इंटरेस्टिंगली रिसेंटली हम लोग क्लास में यही चर्चा की, माइक्रो क्लास, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या इत्तेफाक है, इतना सोचे समझे तो नहीं पढ़े, पर देखो वहां पर पढ़े, इधर भी काम आ रहा है। एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट टू एंश्योर ग्रोथ थ्रू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। माने हाँ, मतलब आज भी खाना है, कल भी खाना है, तो आज खा के कितना बचा है कि कल भी खा सके। What provision should be made for the economic growth? 4 पॉइंट बताते हैं ना, मैं वही चौथा पॉइंट के बारे में बोल दिया इधर। Modern society in general offers the 3 alternative economic system, though which the decisions of resources allocations may be made, namely the market, the government and the mixed system. माने 3 सिस्टम, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था, 3 सिस्टम में कंट्री का इकोनॉमी चलता है। पहला सिस्टम है, पहला बोल के कुछ नहीं होता, या तो आप मार्केट इकोनॉमी में बनाओ, मैंने कैपिटलिस्ट सिस्टम से, फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। सिंपल तरीका अपनाते हैं सर। जैसे दुनिया में अलग अलग देश है, अलग अलग सिस्टम पे चलता है। जैसे एक फेमस एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे कि अमेरिका, ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है, जहां पर मार्केट का डिमांड सप्लाई कंज्यूमर एंड सेलर अपने आप डिसाइड करता है, सरकार ज्यादा इन पे टांग नहीं अड़ाता। ठीक है। हाँ हाँ, सिर्फ देखते रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, पब्लिक क्या करेगा इसके बीच में सरकार मैंने ज्यादा बात नहीं करता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो करता नहीं। इसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी ऑल्सो। फ्री, आप करो जो करना है। हाँ, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, रशिया या चाइना, ये सोशलिज्म फॉलो करता है, माने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। दिस इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या होगा इनके देश में, पब्लिक क्या करेगा, सब कुछ डिसीजन गवर्नमेंट करता है। पब्लिक का खुद का डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, बस काम करने हो। ठीक है। और एक होता है इंडिया, जहां पर मिक्स सिस्टम चलता है, थोड़ा सोशलिज्म कॉन्सेप्ट, थोड़ा कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट, खिचड़ी। एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से कुछ किसी एक को फॉलो करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, कोई एक फॉलो करो। ठीक है, एवरेज रह जाएगी। हाँ, अभी सिचुएशंस के हिसाब से मिक्स ठीक है, पर धीरे धीरे टारगेट होना चाहिए, या तो कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो जाओ या तो सोशलिज्म में शिफ्ट। सर अगर मुझे पूछोगे मैं किसका फेवर में हूँ, हाँ, कैपिटलिज्म के फेवर में। क्यों? क्योंकि मुझे सोशलिज्म कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें इनोवेशन खत्म हो जाता है, ह्यूमन 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 फ्रीडम खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर कैपिटलिज्म सिस्टम में इंसान इंसान बन जाता है ना, ठीक है, सब कुछ ठीक है। सोशलिज्म में ना, तो ये इतना कंट्रोल करके कोई भी चीज अच्छा नहीं। बच्चा को बांध के बच्चा थोड़ी ना आगे बढ़ पाता है, बच्चा को छोड़ने से ही बच्चा अपना जिंदगी सही रास्ता पे लेके जाता है। मैं कैपिटलिज्म के फेवर में हूँ, विद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल विद गवर्नमेंट। मैंने कैपिटलिज्म मैंने पूरा खुला सांड की तरह छोड़ देंगे क्या? नहीं, खुला सांड की तरह नहीं छोड़ोगे। पब्लिक अपना काम करे, मार्केट सिचुएशंस उसको अपना सिचुएशंस को बनने दे, बस पब्लिक को तुम डेवलप कर दो, अच्छा एजुकेशन दो, अच्छा स्किल दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, वो सब काम अब
पब्लिक क्या करेगा इतना चीज पे, सरकार नाम माथा लगाए तो ही अच्छा है। ठीक है सर, समझ में आया? हाँ, ऑनलाइन में पूछा ही नहीं इन लोगों को। क्या रे हर्ष, मानसी, साहिल, शुभंकर, तुषार, हो जाएगा चेक? समझ में आ रहा है हाँ सर? सर, हाँ सर। ठीक है सर। ये देखो यहाँ पर हम लोग ये माइक्रो में भी बात करते हैं। एडम स्मिथ इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ बोल्ड एडवोकेट ऑफ फ्री मार्केट एंड मिनिमल गवर्नमेंट एक्टिविटी। सरकार का हस्तक्षेप कम हो और मार्केट फ्री हो, एडम स्मिथ इसी चीज पे ज्यादा बात की। वी बिलीव दैट गवर्नमेंट्स रोल्स इन सोसाइटी शुड बी लिमिटेड। सरकार का रोल लिमिटेड होना चाहिए, हर जगह में सरकार नहीं आना चाहिए, बट वेल डिफाइंड, limited but well defined. However, Smith saw an important resource allocation role of government when he underlined the role of government in national defense. देश का प्रोटेक्शन में सरकार का बहुत बड़ा पावर होना चाहिए, to protect the nation from external violence and invasions, establishing a system of justice to provide an internal law and order and to protect property, and C, establish a maintenance and highly beneficial public institutions and public works such as the roads, bridges, canals, harbors, postal system. The profit-seeking individuals may not be able to efficiently build and operate. माने ये सब चीजों में सरकार काम करे, ये सब चीजों में इंडिविजुअल कम आए तो ही अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। प्रोटेक्शन कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। लेकिन पब्लिक किस तरह से बिजनेस मैनेज करेगा ये सरकार नहीं बोलेगी। ये डिमांड सप्लाई सिचुएशन में छोड़ो, पब्लिक को समझने दो। हर बात सरकार पब्लिक को ना, वो माँ जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, आप बच्चा, मेरा बच्चा दूध पी ले, अभी दूध नहीं पीना है, ऐसा हर बात में सरकार नहीं कर सकती। बच्चा को थोड़ा बड़ा कर दो, फिर क्या पीना है क्या नहीं पीना है बच्चा को खुद समझ लेना। समझ में आ रहा है? वही बात एडम स्मिथ ने भी बोला था, और बाद में इसी तरह का चीज में आगे का कुछ इकोनॉमिस्ट ने भी बातचीत किया है। से फॉर एग्जांपल जैसे 1930 के आसपास में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन माने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, ऐसे हालत में the state's role in the economy has been distinctly gaining in importance, and therefore the traditional function of state have been supplemented with what is referred to as economic functions. इस टाइम पे भी एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट का काम आया सर, केन्स। ठीक है, केन्स, लॉर्ड जे एम केन्स बोल के उनका नाम है, लॉर्ड केन्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, लॉर्ड जॉन मेनर्ड केन्स, वेरी गुड सर। ठीक है, तो इनके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर इसके अंदर और एक बहुत फेमस लोग है, रिचर्ड ओस्ग्रे बोल के एक फेमस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ट्रीटिस है, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस में उन्होंने बात किया। मैंने बेसिकली अभी आप लोगों को जो आगे का क्लास में मैं बताऊंगा वही बताऊंगा कि ये जो रिसोर्स एलोकेशन के बारे में, मैंने कहाँ से रिसोर्स आएगा और उसको कहाँ एलोकेट करेगा, इसके बारे में अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या थ्योरी देके गया है। ठीक है, और उसके ऊपर बेस करके गवर्नमेंट उसको एक सटीक तरीके से काम करता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन माने जुगाड़ करना और रीडिस्ट्रीब्यूशन माने उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, जो मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकली दिखा दिया। आप चाहो तो घर पे एक बार रीड भी कर सकते हो, मैं स्टार्टिंग में आपको ये दोनों चीज प्रैक्टिकली दिखा दी। तो आप अगर एक बार घर पे देख के आओगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं हल्का सा इसको टच करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते। फिर और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, एक बार गो थ्रू करके आओ, कोई डाउट होगा मैं बताऊंगा। फिर लास्ट नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा सेंटर एंड स्टेट कैसे काम करता है, सेंटर और स्टेट का फाइनेंसिंग सिस्टम कैसे या कैसे काम करना चाहिए। जैसे वर्ल्ड में दो बड़ा कंट्री है डेमोक्रेटिकली, एक अमेरिका है और एक इंडिया है। जो दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों कंट्री के सेंट्रल और स्टेट कॉन्सेप्ट में चलता है। जैसे इंडिया चलता है अमेरिका भी सेम चलता है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका। डेमोक्रेसी, चाइना तो डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में तो पब्लिक का वोट का कोई मैटर नहीं है। पब्लिक है लाइक वो जैसे हम लोग गाय को चराते हैं ना या बकरा चराते हैं ना, उसको जैसे चराते हैं वो ऐसे चलता है। पब्लिक का कोई फ्रीडम नहीं है। इसलिए कितना भी वो डेवलपमेंट कर दे, इतना डेवलपमेंट के साथ अगर तुम फ्री नहीं हो तो फिर ऐसा डेवलपमेंट का क्या करोगे? मैंने तुमको अच्छा अच्छा खाना मिलता है, तुमको टहलने को मिलता है, घूमने को मिलता है,
पर यू आर नॉट फ्री। गार्डन में भी घुमाता हूँ, रोल्स रॉयल्स में भी चढ़ाता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, बट फ्री नहीं। चलेगा? फ्री इन द सेंस माइंड पे फ्री, कुछ काम करने का इच्छा में फ्री, इस तरह का। तुमको अगर बिजनेस करना है, सरकार बोलेगा नहीं नहीं ये बिजनेस हम करने नहीं देंगे, इसमें तो हम लोग काम करते। तुम कुछ भी नहीं, मतलब तुम अपने मर्जी से नहीं कर सकते, सरकार परमिशन देगा तब। इवन तुमको नेता पसंद नहीं है, तुम चेंज करना चाहते हो, वो भी तो तुम नहीं कर सकते कि तो मुझे इनका पॉलिसी सही नहीं लग रहा है। तुम्हारे पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है, यू डोंट हैव ए चॉइस। इसका अच्छा भी है, बुराई भी है, जो भी हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी डिस्कशन करूंगा। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? हर्ष, हर्ष समझ में आया? मानसी, साहिल, शुभंकर, तुषार, ठीक है सर, फिर आज यस इतना सर, ही है। समझ आ रहा है। ओके सर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी करते हैं डिस्कशन, आज इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Hi, sir. ओके सर।